चलिए तो आज हम लोग आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे आईआईटी लेवल के कुछ सवाल करेंगे। तो क्या ये जेईई मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है? इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट नहीं है, आईआईटी के लिए इम्पोर्टेंट है। फिर पढ़ क्यों रहे हैं? इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आईआईटी में एक आध सवाल ये वाला हो सकता है उठा के डाल दिया जाए, क्योंकि आईआईटी ने खूब इस पर सवाल पूछा, 2-3 बार पूछ चुके। ठीक है, सेम तरह का सवाल 2-3 बार पूछ चुके और पूरा आज 2 घंटा हम लोग इसी पे काम करेंगे, इसी वाले सवाल पे चर्चा करेंगे। तो इधर से कुछ पेपर में क्या होता है कि क्वेश्चन आईआईटी वाला आया हुआ सीधा सीधा उठा के डाल देता है बिना सोचे समझे, तो उसको बनाने में कितना समय लगेगा, उसको सोचने में कितना समय लगेगा। क्वेश्चन आसान होते हैं लेकिन उसको सोचने में क्या लगता है, समय लगता है, और वो एग्जाम के मोमेंट में नहीं सोचा जा सकता। इसलिए एक बार क्लास में किया रहेगा, कॉपी में रहेगा, तो अगर वही सवाल वापस से रिपीट होता है जेईई मेंस में या नीट में भी एक बार रिपीट हो चुका है, तो आप देख के टिक मार करके आ सकते हैं। इसीलिए हम लोग ये सवाल कर रहे हैं, और ऐसे ऐसे बहुत सारे सवाल होंगे जो हम लोग करेंगे। जो पहले आईआईटी में आया हुआ है उसका सॉल्यूशन बहुत लंबा है, बहुत लेंथी है, और अगर वो जेईई मेंस में आ जाता है तो सॉल्व कर पाना उस 1-2 मिनट 3 मिनट में पॉसिबल नहीं है। तो वो तभी पॉसिबल है कि आपको क्लास में किया हुआ हो और आपको कहा जाता है ये आंसर याद रखना है, तो वो याद रखना है। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैं आपको दिखाऊंगा। एक सवाल 2019 में कैपेसिटर से आया था, वो इतना लेंथी सवाल है, वो 2000 में ही पूरा, ये 2001 में आईआईटी में आया हुआ था सब्जेक्टिव में। बहुत लंबा सवाल, वो आपके पैकेज में भी है, उसको सॉल्व करने में आधा घंटा लगता है, और वो बहुत सेम सवाल उठा करके 2019 में पूछ लिए। लेकिन हमेशा जब वो सवाल हम कराते हैं तो बोलते हैं कि इसका आंसर याद रखिएगा, क्योंकि आप आईआईटी में भी आएगा तो उतना सॉल्व नहीं कर पाएंगे, उतना आप उस मोमेंट पे कैलकुलेशंस नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग इसीलिए आज का ये लेक्चर कर रहे हैं, ठीक, कि अगर ये सवाल जेईई मेंस में आता है तो आपको आंसर्स याद रखने हैं, या अगर तरीका भी याद रहे तो वहां पे आप कर ले, एक दिन पहले रिवाइज करके जाओगे कॉपी तो हो जाएगा। लेकिन आईआईटी के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सवाल क्या पूछा जाता है, हम लोग पहले सवाल लिखते हैं। सवाल ऐसा पूछा जाता है कि देखिए एक कंटेनर है, ये देखिए एक कंटेनर है, और इस कंटेनर में कोई लिक्विड रखा हुआ है। ये लिक्विड बहुत तरह के हो सकते हैं, पानी भी हो सकता है, दारू भी हो सकता है, ऑयल भी हो सकता है, कोई भी ये लिक्विड हो सकता है। तो ये एक लिक्विड है, और इस लिक्विड में आइस का एक हमने क्यूब लिया हुआ है। क्या लिया है? आइस का एक क्यूब लिया है। आपको पता होगा आइस फ्लोट करता है किसी लिक्विड में अगर उस लिक्विड का डेंसिटी आइस के डेंसिटी से ज्यादा हो। आइस का डेंसिटी रफली 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। ये सब डेटा आपने ध्यान में रखना है। डेंसिटी ऑफ आइस कितना होता है? 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और वाटर का डेंसिटी कितना होता है? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये लिक्विड कोई ऐसा लिक्विड है जो वाटर भी हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग केसेस लेंगे इस लिक्विड का डेंसिटी अगर वाटर के बराबर हो, या वाटर से थोड़ा ज्यादा हो, या वाटर और आइस के बीच में हो, ऐसा केसेस हम लेंगे। लेकिन आइस से ज्यादा है, आइस से इसका डेंसिटी ज्यादा है, तो हम यहाँ लिख रहे हैं कि डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ आइस, तभी आइस फ्लोट कर सकता है इसको, ठीक है। तो ये आइस है। जब आइस इस लिक्विड में है तो अभी इस लिक्विड का हाइट कुछ है h। इस लिक्विड का हाइट कितना है? h। सवाल ये है कि कुछ देर बाद जब ये पूरा आइस मेल्ट कर जाएगा तो इस h का वैल्यू बढ़ेगा, घटेगा या सेम रहेगा, ठीक है। सवाल समझ गए क्या है? लिखिए, सवाल लिखिए। The system shown in figure, the system shown in figure, the system shown in figure consists of a liquid, ब्रैकेट में rho L greater than rho ice, rho L greater than rho ice, with ice floating on it, with ice floating in it, on it नहीं in it, with ice floating in it.
full stop. The height of the liquid is h in this situation. The height of the liquid is h in this situation. The height of the liquid is h in this situation. Full stop. After some times, comma, the ice melts. The ice melts, comma, then h will. Option A, increase. Option A, increase. Option B, decrease. Option B, decrease. Option C, remain unchanged. Option C, remain unchanged. और इसमें आप दो केस ले सकते हैं. केस 1 आप ले सकते हैं कि रो L जो है वो रो वाटर से ज्यादा है. रो L जो है वो रो वाटर से कम है लेकिन रो आइस से ज्यादा है. ये दो केस में आपको बताना है. और तीसरा केस हो सकता है कि ये रो L जो हो वो रो वाटर ही हो. 3 केस लेकर के हम लोग सॉल्व करेंगे. क्या आप लोग ट्राई करना चाहते हैं? 5 मिनट ट्राई करिए. 5 मिनट सोचिए इस बारे में. चलिए, इस सवाल को सोचने का तरीका ये है. देखिए, आर्किमिडीज प्रिंसिपल में हमेशा आप पहले इनिशियल केस का डायग्राम बना लीजिए, एफबीडी बना लीजिए. इसका हम लोग एफबीडी बनाते हैं. इसका अगर हम लोग एफबीडी बनाए तो इस आइस पर mg किधर लगेगा? नीचे. इस आइस का कुछ मास होगा और इस आइस पर अपथ्रस्ट फोर्स कर लगेगा ऊपर. जरा हम लोग ये सब लिख के देखते हैं थोड़ा सा. इस आइस पर mg नीचे लगेगा. ये m क्या है? मास ऑफ आइस. ठीक, तो mg नीचे लगेगा और इस आइस पर अपथ्रस्ट फोर्स ऊपर लगेगा. अपथ्रस्ट फोर्स कितना होता है? जितना वॉल्यूम इस बॉडी का इस लिक्विड के अंदर है उसे हम V in कहते हैं. क्या कहते हैं? V in, वॉल्यूम ऑफ बॉडी इन द लिक्विड. उतना ही के बराबर अपथ्रस्ट फोर्स लगता है. तो अपथ्रस्ट फोर्स कितना होता है? V in इंटू रो लिक्विड इंटू G. ठीक है. और ये बॉडी क्या कर रहा है? फ्लोट कर रहा है. ये बॉडी क्या कर रहा है? तो हमने पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन. प्रिंसिपल ऑफ, वो क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन ये कहता है कि कोई भी बॉडी फ्लोट करता है जब बायंट फोर्स का वैल्यू उसके वेट के मतलब mg के बराबर, उसी को वेट कहते हैं. तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं V in इंटू रो L इंटू G इज इक्वल्स टू mg. बोलो, m क्या है? मास ऑफ आइस इंटू G. तो यहां देखो G कट गया. G तो V in आ जाएगा ना. कितना होगा? m बाय रो L. m बाय रो L. कहाँ है रो आइस? यहाँ कहीं रो आइस दिख रहा है आपको? V in लिखे, m बाय रो L. उधर बैठ जाओ, इधर खाली है, आ जाओ. FB क्या लिखे? V in इंटू रो L इंटू G इज इक्वल्स टू mg. G कटा तो V in कितना होगा? m बाय रो L. यहाँ रो आइस अभी तक नहीं आया कहीं भी. रो वाटर भी नहीं आया. अभी क्या आया है? रो लिक्विड आया है. यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? ये कैसे निकाले, समझ में आया? तो इस प्रॉब्लम में हमेशा आप पहला चीज क्या करेंगे? V in निकाल लेंगे. क्या निकाल लेंगे? Now what is V in? वॉल्यूम ऑफ बॉडी इन द लिक्विड. अब मैं इस डायग्राम को फिर से बना रहा हूं. क्वेश्चन क्या है कि आइस क्या कर गया? थोड़ी देर बाद मेल्ट कर गया. आइस क्या कर गया? तो आइस जब मेल्ट करेगा, पहले इस बात को चर्चा करें कि आइस मेल्ट करेगा तो क्या होगा. बताइए, फिजिक्स के स्टूडेंट हो क्या? बताइए, आइस मेल्ट होके बाद बोलना पानी बनेगा. ये तो मुझे भी पता है. आइस मेल्ट होके क्या बनेगा? पानी. तो फिजिक्स के अनुसार उसका क्या कंजर्व रहेगा? मास. क्या कंजर्व रहेगा? मास कंजर्व रहेगा. क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं?
So when ice converts into water, mass remains conserved. मास remains, तो जो आइस का मास है m, उतना ही मास क्या बनेगा, पानी बनेगा। तो m क्या होगा, मास ऑफ वाटर फॉर्म, मास ऑफ, बोलो क्या इसमें किसी को कोई दिक्कत है? आपने कहा कि जब आइस मेल्ट करके पानी बनाएगा तो मास क्या रहेगा, तो जो मास आइस का था वही मास क्या होगा, वाटर जो बनेगा। तो मैं ये अगर पूछूं कि वॉल्यूम ऑफ वाटर फॉर्म्ड, वॉल्यूम ऑफ वाटर फॉर्म्ड, इसको हम V डैश कह रहे हैं, कितना होगा, मास बाय डेंसिटी किसका, हाँ यही कृपा रुकी हुई, इसीलिए सिलेक्शन दिया। रुक सबर कर, जिसका वॉल्यूम निकाल रहे हैं उसी का मास लिखेंगे, उसी का वॉल्यूम किसका निकाल रहे हैं, वाटर का, मास किसका लिखे हो, वाटर का, तो डेंसिटी आइस का काहे लिखेंगे रे, काहे सब लोग आइस बोल रहे थे, किसका लिखेंगे, क्या बात समझ में आ रहा है? यस सर। अब मैं इस डायग्राम को फिर से बना रहा हूं और इसको समझिएगा जैसे ध्यान से। हम फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी एनालिसिस के लिए डायग्राम ऐसे बना रहे हैं कि ये जो पार्ट था जो आइस वाला था, ये हाइट h और ये वो V इन है जहां पर स्पेस था। तो ये आइस रखा हुआ था तो उतना दूर पानी तो नहीं था, उतना दूर क्या था, आइस था, ठीक है। तो वो स्पेस हम ऐसे दिखाते हैं। अब ये आइस मेल्ट होगा, पानी बनेगा और वो पानी फैलेगा, पानी इसमें जाएगा ना। हम ऐसा सिंप्लिसिटी के लिए मान रहे हैं कि वो पानी कहां जाएगा, इसी में जाएगा। भाई जाएगा सब जगह, लेकिन हम मान रहे हैं कि वो पानी कहां जाएगा, इतने ही स्पेस को भर रहा है, ठीक है, इसी स्पेस में भर रहा है। तो अब कंपेयर करो, ये खाली जगह कितने के बराबर है, m बाय रो एल के बराबर, और जो पानी बन रहा है वो कितने के बराबर है, m बाय रो डब्ल्यू, ठीक। तो अब 3 केसेस पॉसिबल है। केस 1 कि अगर रो एल रो डब्ल्यू से ज्यादा हो, अगर रो एल रो डब्ल्यू से, तो कंपेयर करिए, अगर रो एल ज्यादा है मतलब V इन क्या है, कम है, किसके रेस्पेक्ट में, V डैश के रेस्पेक्ट में। अरे V इन का कंपैरिजन V डैश से करोगे कि रो डब्ल्यू से करोगे, वॉल्यूम का वॉल्यूम से कंपैरिजन होता है ना। 100 न्यूटन और 5 मीटर पर सेकंड कौन बड़ा, कंपेयर कर सकते हो। तो कैसे बोल रही है रो डब्ल्यू, मारेंगे। रो एल और रो डब्ल्यू में पहला केस में क्या लिया, कौन ज्यादा, रो एल, बोलो ना जी। लिक्विड का डेंसिटी पानी से हम ज्यादा लेके चल रहे हैं, पहला सिचुएशन, पहला केस, पहला क्वेश्चन। तो अगर रो एल ज्यादा है तो V इन क्या होगा V डैश से, पक्का। V इन इज लेस देन V डैश, क्या मतलब इसका, कि ये जो स्पेस है ये छोटा है और V डैश जो पानी बना उसका वॉल्यूम ज्यादा है, तो वो पानी पहले इसको भर लेगा, फिर भी बचा रहेगा, बचा रहेगा नहीं बचा रहेगा, तो वो बाकी इधर भरेगा, तो ये हाइट क्या होगा, implies h increases। क्या बात समझ में आई? सेकंड केस सोचिए, सेकंड केस सोचिए, सेकंड केस सोच रही है वाला। इस बार क्या है, रो एल छोटा है रो डब्ल्यू से, रो एल ये छोटा है तो ये क्या होगा, तो इस बार V इन ज्यादा होगा V डैश से, V इन तो क्या होगा, क्या मतलब इसका V इन मतलब ये स्पेस ज्यादा है और जो पानी बना वो, तो पानी कम ही जगह लेगा, बाकी स्पेस खाली हो जाएगा, तो इधर से पानी भरेगा उसको, तो ये हाइट क्या हो जाएगा, तो h। और तीसरा केस, तीसरा केस अगर रो एल और रो डब्ल्यू सेम हो जाए, ये दोनों अगर सेम हो जाए मतलब ये लिक्विड पानी ही हो,
तो क्या होगा, V in इज इक्वल्स टू, मतलब जितना ही खाली जगह था उतना ही आइस की वजह से पानी बना, तो वो पूरा पूरा उसको क्या कर लेगा, भर लेगा। दिस इंप्लाइज H remains। तो 3 केस बने कि नहीं बने? एक बना कि कोई वाटर में आइस अगर रखा हो और मेल्ट करे तो लेवल क्या रहता है, सेम रहता है। बोलो लेवल क्या रहता है? कोई लिक्विड जिसका डेंसिटी वाटर से भी ज्यादा है, कोई लिक्विड जिसका डेंसिटी, उसमें अगर आइस मेल्ट करे, ये पहले देखिए केस लिए थे, तो क्या होगा, हाइट बढ़ेगा। ये सोचना बहुत आसान सा है। अगर कोई लिक्विड वाटर से भी ज्यादा डेंसिटी है, ज्यादा डेंसिटी का क्या मतलब समझते हैं? अच्छा दीपक बताओ, 1 किलो रुई और 1 किलो लोहा में कौन भारी? दोनों बराबर होता है, लेकिन फिर भी हमें लोहा ज्यादा भारी लगता है कि नहीं लगता है? क्यों? क्योंकि उसका डेंसिटी ज्यादा है। उसका तो डेंसिटी ज्यादा का मतलब उसका वॉल्यूम क्या होता है, कम होता है। समझ रहे हैं मेरी बात? इसका डेंसिटी ज्यादा, उसका वॉल्यूम। तो अब देखिए इस केस में हम क्या लिए हैं, लिक्विड का डेंसिटी पानी से क्या है, ज्यादा है, वाटर से ज्यादा है लिक्विड का डेंसिटी। इसमें अगर आइस रखोगे, जब वो आइस मेल्ट करेगा तो लिक्विड जितना है उसके कंपेयर में ज्यादा पानी बनाएगा कि नहीं बनाएगा? जिसका डेंसिटी कम उसका वॉल्यूम ज्यादा, तो ज्यादा पानी बनाएगा, इसलिए लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक। सेकंड केस में लिक्विड का डेंसिटी कम है और वाटर का डेंसिटी, तो अगर वाटर का डेंसिटी ज्यादा है इसका मतलब वाटर का वॉल्यूम क्या होगा, इसलिए हाइट घट गया। और इस केस में सोचना कैसे है, समझ गए? पक्का। अगला सवाल सोच के दिखाइएगा। अगला सवाल ये है, ये IIT JEE 2001 या 2000 में आया था, 1 या 2 में आया था, एग्जैक्ट श्योर नहीं हूं मैं। सवाल ये है कि देखिए ये एक कंटेनर है, सोचने का तरीका जैसे मैंने सिखाया वैसे ही सोचिएगा, कोई इधर उधर का ट्रिक व्रिक मतलब अप्लाई करने लगिएगा। ये क्या है, वाटर है, ये क्या है, और इस वाटर में मैंने एक आइस का क्यूब ले लिया है। ये देखो, ये आइस है, इस आइस का मास कितना है, m, और इसके ऊपर एक कॉइन रखा हुआ है, इसके ऊपर एक क्या रखा हुआ है, कॉइन। अब ये कॉइन हम इसके ऊपर भी रख सकते हैं या इसमें अंदर भी फिट कर सकते थे, एक ही बात होगी। कॉइन है जिसका मास m कैपिटल है, ठीक है। तो अब यहां मैं 2 चीज पूछ रहा हूं, ये जो लेंथ है, ये जो यहां से यहां तक का लेंथ है, ठीक है, ये लेंथ और यहां से यहां तक का लेंथ, ये 2 लेंथ की हम लोग बात कर रहे हैं। अब इसको हम h कह रहे हैं और इसको हम लोग l कह रहे हैं, ठीक। अब क्या होगा, कुछ देर बाद ये आइस क्या कर जाएगा, मेल्ट कर जाएगा। ये नीचे पानी है, ठीक है, आप कोई अलग अलग लिक्विड नहीं ले रहे, पानी है। कुछ देर बाद क्या होगा, आइस, जब ये आइस मेल्ट करेगा तो क्या होगा, कॉइन के साथ क्या होगा, कॉइन नीचे गिर जाएगा। और कॉइन डूबता है पानी में कि नहीं डूबता है, डूबता है, ठीक है। कॉइन मतलब अपना 1 रुपए का सिक्का, मान लीजिए 5 रुपए का सिक्का। तो आपको बताना है L को क्या होगा और H को क्या होगा, ठीक है। तो सवाल ये था कि what will happen to L and H when ice melts, क्या होगा, ठीक है। ऑप्शन ए था both decreases, ऑप्शन बी both increases, ऑप्शन सी L decreases but H increases, and D L increases but H decreases, ठीक। तो इसको सोचिए, सब लोग सोच लीजिएगा। अगर पिछला सवाल समझ गए तो ये वाला सोच लीजिएगा। चलो इस सवाल में पहले हम लोग L के लिए सोचते हैं। पहले किसके लिए सोचते हैं, L के लिए। सोचना तो बहुत आसान है। अगर मैं इस कॉइन को उठा के फेंक दूं तो क्या लगता है आपको, क्या होगा, L बढ़ेगा,
व्हाट इज एल? एल इज लेंथ ऑफ द आइस इन द लिक्विड। बोलो, अगर मैं इस कॉइन को हटा दूं तो एल क्या होगा? घट जाएगा। ठीक है, और कुछ देर बाद तो एल रहेगा ही नहीं, है ना। एक्चुअली सवाल हम थोड़ा सा ये लिख दिए, आइस को लेकर लिख दिए। अगर यहाँ वुड होता, अगर यहाँ अगला सवाल उसमें लिखेंगे, उसमें भी एल की चर्चा करेंगे। सवाल में एक्चुअली वुड लेके पूछा गया था, 2 सवाल थे, तो वुड वाले में एल रहेगा। कुछ देर बाद तो इसमें एल क्या हो जाएगा? वैनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, धीरे धीरे आइस मेल्ट होते जाएगा, तो एल डिक्रीज करेगा, ये तो पता चल गया। अब एच क्या होगा? मेनली सवाल किसके लिए है? एच के लिए। तो आप सोचिए, फिर से देखिए, फिर से हम लोग इस केस का एफबीडी बनाते हैं। तो इस वाले वॉल्यूम को हम लोग क्या लिख लेते हैं? वी इन। क्या लिख लिए? बनाओ एफबीडी। इसका वेट किधर जाएगा? कितना वेट? m मास आइस का प्लस कैपिटल M कॉइन का इंटू जी, और इस पर आप थ्रस्ट फोर्स कर लेगा V in इंटू रो वाटर इंटू बोलो, ठीक है। अब दोनों इक्वल होगा क्योंकि फ्लोट कर रहा है, तो V in इंटू रो वाटर इंटू G इज इक्वल्स टू स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू जी। जी कटा, तो V in का वैल्यू कितना हो गया? m बाय रो वाटर प्लस कैपिटल M बाय, ये वैल्यू हमारा V in का, ठीक है। अब देखो कुछ देर बाद क्या होगा? आइस मेल्ट करेगा, आइस मेल्ट करके क्या बनाएगा? पानी। उस पानी का मास भी कितना होगा? स्मॉल m के बराबर। बोलो, तो कितना वॉल्यूम पानी बनेगा वो निकालते हैं। इसको V1 लिख रहे हैं। V1 क्या है? वॉल्यूम ऑफ वाटर फॉर्म्ड व्हेन आइस मेल्ट्स। तो V1 कितना होगा? V1 किसका वॉल्यूम है? वाटर का। तो वाटर का ही मास लिखेंगे जो कि आइस के मास के बराबर होगा, बाय डेंसिटी किसका? वाटर का। ये V1 हुआ। हम फिर से डायग्राम बना रहे हैं, और डायग्राम बनाना हम लोग कैसे सीखे थे कि लेवल वैसे ही दिखा दीजिए। ये हो गया। ये स्पेस क्या है? V in है, यही है ना जी। और पानी इतना बन चुका है, जो पानी यहां जाएगा, आइस मेल्ट होके क्या बनाया है? वाटर। वो वाटर वहां जाएगा, और क्या जाएगा? क्वाइन तो नहीं वहां जाएगा, क्वाइन तो नीचे जाएगा। क्वाइन तो ये क्वाइन तो यहां आ जाएगा। बोलो, लेकिन जब ये क्वाइन यहां आएगा तो कि जितना क्वाइन का वॉल्यूम है, जितना क्वाइन का उतना वॉल्यूम वो पानी को क्या कर देगा? हटा देगा, है ना। तो मैं पूछूं कि वॉल्यूम ऑफ क्वाइन कितना, तो क्वाइन का वॉल्यूम इज इक्वल्स टू क्वाइन का मास। कितना लिखा हुआ है क्वाइन का मास? बाय डेंसिटी ऑफ, बोलो, और जितना वॉल्यूम ऑफ क्वाइन है उतना ही वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड होगा। उसको मैं कहूंगा कितना? V2। कितना? मतलब इस जगह को भरने वाले दो चीज, एक ये पानी और दूसरा ये क्वाइन, ठीक। और ये जगह है कितना? इसके बराबर। बोलो, जरा इस टर्म को गौर से देखिए, क्या लिखा हुआ है? m बाय, यहां भी क्या लिखा हुआ है? तो इसने इसको कंपनसेट कर दिया कि नहीं कंपनसेट कर दिया? बोलो, ये क्या लिखा हुआ है? कैपिटल M बाय, इसको ये कंपनसेट करेगा। यहां क्या लिखा हुआ है? कैपिटल M बाय, कंपेयर करो, कैपिटल M यहां भी लिखा हुआ है, यहां भी क्या लिखा हुआ है? यहां क्या लिखा हुआ है? और ये क्या लिखा हुआ है? रो किसका ज्यादा? रो क्वाइन इज ग्रेटर देन रो। तो ये टर्म इस टर्म के रेस्पेक्ट में छोटा कि बड़ा? वो टर्म छोटा क्योंकि उसका डेंसिटी बड़ा है। ये टर्म बोलो, तो ये टर्म बड़ा है, मतलब ये पूरा टर्म इन दोनों से क्या है? मतलब V in इज ग्रेटर देन V1 प्लस, मतलब खाली स्थान ज्यादा है और भरने वाले का वॉल्यूम कम है। तो क्या होगा? आइस का पानी भर गया, क्वाइन के का पानी भर गया, बाकी पानी
इधर से आ जाएगा तो हाइट क्या हो जाएगा, h भी डिक्रीज करेगा और l भी, l तो कुछ देर बाद खत्म ही हो जाएगा। क्या बात समझ में आया? पक्का? किसी कोई कष्ट इस बात में? अगला सवाल फिर से बनाइए। इस आइस में एक मान लीजिए वुड रखा हुआ है, तो अगला सवाल हम क्या बनाएंगे? हम लिख रहे हैं रिपीट द प्रीवियस केस। रिपीट द प्रीवियस केस फॉर h। h के लिए बताना है आपको, पहले ही बता दीजिए आप लोग। h के लिए बताना है अगर ये आइस है और इस आइस में एक हवा दी, ये है वुड ट्रैप। जिस वुड का मास कितना है, कैपिटल है, ठीक है। और दूसरा केस है कि दूसरा केस ले सकते, केस 1, 2 केस कर सकते हैं। दूसरा केस है इसमें कि एयर ट्रैप है, एयर, जिससे एयर का मास है, ठीक है। और ये क्या है, आइस। सवाल क्या है, व्हाट, ये तो लिख दिया रिपीट प्रीवियस केस, मतलब व्हाट विल हैपन इफ आइस, लिख देते हैं फिर से, व्हाट विल हैपन व्हेन आइस मेल्ट्स। ठीक है, सोचिए जरा इस बार क्या होगा। तो पहला केस सोचना बहुत आसान है। देखिए क्या, अभी देखिए इसमें आइस है और वुड है, आइस भी फ्लोट कर रहा है, वुड भी। जब आइस मेल्ट कर जाएगा तो भी वुड क्या रहेगा, फ्लोट ही करते रहेगा। तो वुड के साथ कुछ चेंज हुआ क्या, बोलो? किसके साथ चेंज हुआ, आइस के साथ। आइस मेल्ट कर गया। तो पानी में, ये तो वाटर है, वाटर में अगर आइस रखा हुआ हो और आइस मेल्ट करे तो वाटर के लेवल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पहले केस में हाइट सेम रहेगा। आप बोलेंगे कि सर प्रूफ करके दिखाइए, लिख के दिखाइए बकायदा, तो लिख के भी दिखा देंगे आपको। देखिए पहला केस का एफबीडी बनाइए आप, तो इसका वेट नीचे लगेगा, बोलो कितना वेट, आइस का मास स्मॉल एम मान लेते हैं, प्लस वुड का मास कैपिटल एम इंटू जी, बोलो। इस पर बाइंड फोर्स कर लेगा, ऊपर बाइंड फोर्स कितना, V in इंटू रो वाटर इंटू जी, बोलो ना जी। प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन से दोनों बराबर, तो कितना हो जाएगा, V in इंटू रो वाटर इज इक्वल्स टू स्मॉल m प्लस, तो V in कितना हो जाएगा, स्मॉल m बाय रो W प्लस कैपिटल M बाय रो W। ये होगा क्या, ये V n, बोलो। अब क्या हुआ, अब अगला केस का डायग्राम बना रहे हैं। जब आइस मेल्ट किया तो इतना स्पेस खाली हुआ, आइस मेल्ट करके क्या बनाया, वाटर। तो फिर से लिख रहे हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर फॉर्म्ड, वॉल्यूम ऑफ वाटर, उसको V1 कहेंगे। क्या कहेंगे, वो कितना होता है, हम लोग लिख चुके हैं, मास ऑफ आइस बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, बोलो। ये तो हम लोग बार बार लिख चुके हैं। तो ये इस जगह को फिल करेगा, और कौन फिल करेगा, वो जो लकड़ी का टुकड़ा है वो मान लीजिए यहां फ्लोट करने लगा। तो ये लकड़ी का टुकड़ा भी जब फ्लोट कर रहा है तो कुछ वॉल्यूम ऑफ वाटर को क्या किया होगा, ऑक्युपाई किया होगा, वो पानी भी डिस्प्लेस हुआ होगा, वो पानी भी यहां आएगा, उसका वॉल्यूम V2 मान लेते हैं। जितना ये अंदर में, वो वॉल्यूम कितना मान लिए, ये वॉल्यूम लोग V2 मान लिए। इस वुड का अगर आप एफबीडी बनाओगे तो इसका वेट नीचे लगेगा कितना, कैपिटल M इंटू जी, बोलो। और इस पर अपथ्रस्ट फोर्स कितना ऊपर लगेगा, V2 रो वाटर इंटू जी, बोलो। ये फ्लोट करे, दोनों बराबर एक दूसरे को, बराबर करिए, जी कटा तो V2 का वैल्यू कितना, M बाय
अब देखो खाली स्थान कितना, स्मॉल m बाय रो w प्लस कैपिटल M बाय, भरने वाला कौन कौन, स्मॉल m बाय रो w, इसको कंपनसेट कर लिया, और कौन, इसको कंपनसेट कर लिया। Therefore V in is equals to V1 plus, hence height will remain अब यहीं पे सेकंड केस सोच लीजिए तुरंत। सेकंड केस में क्या होगा, एयर ट्रैप्ड है तो ये वाला डायग्राम तो ऐसा ही रहेगा, ये वाला इक्वेशन तो सेम रहेगा। आइस मेल्ट किया तो इतना वॉल्यूम पानी का बनेगा, और एयर के साथ क्या होगा, एयर तो हवा में उड़ जाएगा, तो ये वाला वॉल्यूम तो रहा ही नहीं, तो खाली हुआ इतना और भरने वाला इतना ही, तो अभी भी ये भी खाली रह गया, तो बगल वाला लिक्विड जाके उसको भरेगा। बोलो बोलो ना जी। तो अगर एयर ट्रैप्ड है कैपिटल M मास का तो क्या होगा, द हाइट विल डिक्रीज इफ mass of air is not negligible, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि नेग्लिजिबल मास का है एयर का। अगर एयर का नेग्लिजिबल मास के मतलब एयर है ही नहीं, बोलो एयर नहीं है तो फिर आइस है, और क्या है, तो आइस के मेल्ट करने से कोई चेंज नहीं होता है। अगर क्वेश्चन कभी ऐसा ही पूछ सकता है कि उल्लू बनाने के लिए, एयर ट्रैप है लेकिन वो नेग्लिजिबल मास का है, सिर्फ आइस और वाटर वाला केस हो गया। द हाइट विल रिमेन सेम if mass of air is negligible, क्या बात समझ में आया? पक्का? एक केस हम लोग आखिरी और करते हैं। ये केस है कि मान लीजिए एक स्विमिंग पूल है, एक क्या है, स्विमिंग पूल है, और इसमें पानी है, और इस स्विमिंग पूल में एक बोट जो है वो तैर रहा है आदमी के साथ। ठीक है, तो बोट प्लस आदमी का मास आप कितना मान लीजिए, स्मॉलर। ठीक है, अब इस आदमी ने क्या किया, पानी कुछ इससे लिक्विड से उठा करके पी लिया, इधर से ग्लास से पानी उठा करके क्या लिया, पी गया। तो आपको बताना ये हाइट क्या होगा, और मतलब सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ पानी वो पिया है। ठीक है, आप इंसान की जगह ऊंट मान लो तो बहुत ज्यादा पानी पीता है एक बार में, है ना, कुछ वैसा रखा होगा, तो हाइट क्या होगा। ठीक है, सेम रहेगा, निकालना पड़ेगा, निकालिएगा, देखिए लिखिए। What will happen to H in the case shown? What will happen to H in the case shown if man drinks significant amount of water? If man drinks significant amount of water, if man drinks significant amount of water, बताइए क्या होगा H के लेवल पे, सोचिए। चलो देखो क्या होगा। अभी इस मैन, हमेशा दो केस में एफपीटी बनाते हैं, पहले इस केस में बनाओ, मैन प्लस बोट पर mg कितना लगेगा, नीचे, और बाइंड फोर्स जो कि कितना होगा, Vn in into रो वाटर into G। तो देखिए इक्वेशन, V in into रो वाटर into G is equals to mg। तो V in कितना, m by रो w। ठीक, अब इस आदमी ने कुछ पानी भी निकाल लिया, पहले तो वो निकाला फिर पिया होगा, तो खाली स्थान अब दो बार होगा, एक बार इस V in की वजह से जितना उसने डिस्प्लेस किया है, और दूसरा वो पानी निकाल करके पी लिया। तो लेट कैपिटल M
is the mass of water taken out. तो this implies कि space created उसको हम V डैश कह रहे हैं। कितना स्पेस क्रिएट होगा? तो मास ऑफ वाटर बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। तो टोटल स्पेस क्रिएटेड कितना हो जाएगा? टोटल स्पेस क्रिएटेड कितना हो गया? ये भी स्पेस है, स्मॉल m बाय रो w प्लस कैपिटल M बाय, है ना जी। अब देखिए अगला केस क्या होगा। अब ये पानी जिसमें बोट के साथ मैन बैठा हुआ है, जिस मैन का अब वेट बढ़ चुका है क्योंकि वो मैन पानी पी के बैठा हुआ है। खाना पीना खाने से वेट बढ़ जाता है कि नहीं बढ़ जाता? पक्का ना? चेक करना हो तो कभी चेक कर लेना, मतलब कभी खाना खाने से पहले अपना वजन नापना और 1 किलो चिकन खा लेना पूरा तब नापना, तो बढ़ जाएगा नहीं बढ़ जाएगा? अरे 1 किलो चिकन पेट में बना गया जी, तो mg तो लगेगा ना, भर गया ना। तो नॉर्मल जो वेइंग मशीन का होता है वो बढ़ जाएगा। कभी चेक करके देखना। वो अभी एक पिक्चर आई थी ना कुछ दिन पहले, अभी नहीं मतलब दंगल, उसमें उसको हाइट नहीं हो रहा था तो खाना खिला खिला करके उसको मोटा करके, इसका वीडियो बनाओ। तो कितना वेट नीचे लगेगा? कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू जी, बोलो। और इस पर बाइंड फोर्स कितना लगेगा? V इन डैश लिख देते हैं आप, इंटू रो वाटर इंटू जी, दोनों बराबर होगा। जी कटा तो V इन डैश कितना हुआ? कैपिटल M प्लस स्मॉल m बाय रो W, बोलो। तो इतना स्पेस क्रिएट हुआ था और इसको भागने वाला भी कितना? उतना ही, बोलो। हेंस हाइट विल रिमेन, कोई नॉक कर रहा है क्या? हेंस h विल रिमेन सेम, इसलिए हाइट क्या रहेगा? सेम, ठीक। तो इस तरह का सवाल हो गया। अब हम लोग 2-3 छोटे पॉइंट्स हैं उसको डिस्कस कर ले जल्दी से, तो फ्लूइड स्टैटिक्स हमारा खत्म हो जाएगा। एक डिवाइस जो आपको ध्यान में रखना उसका नाम है बैरोमीटर। बैरोमीटर मेजर करता है, मेजर्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या मेजर करता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है। और इसको टॉर्सली ने इन्वेंट किया था। किसने इन्वेंट किया था? इन्वेंटेड बाय टॉर्सली। टॉर्सली ने जो बैरोमीटर बनाया था उसको सिंपल बैरोमीटर कहते हैं। क्या बोलते हैं? सिंपल बैरोमीटर। और हमारे लिए यही काम का है, हालांकि हम दूसरा का नाम वगैरह बता देंगे आपको, लेकिन काम हमारे लिए यही था। बैरोमीटर कहेगा तो यही हमारे ध्यान में आना चाहिए। तो इसमें क्या होता है कि एक इस तरह से टब लेते हैं और इस टब में मरकरी लिया जाता है। क्या लिया जाता है? मरकरी, Hg। और इसमें एक इन्वर्टेड ट्यूब, इस तरह से ग्लास ट्यूब इन्वर्ट करके डाल देते हैं। तो क्या होता है? मरकरी इसमें राइज कर जाता है कुछ लेवल तक। क्यों राइज कर जाता है? क्योंकि अगर आप गौर से देखिए तो यहां पर एटमॉस्फेयर का प्रेशर लग रहा है, TA। आपको पता होगा कि एटमॉस्फेयर हर एक वस्तु पर प्रेशर लगाता है। एटमॉस्फेयर में भी हाइट है ना एयर का, तो HROG का सोचिए तो सब जगह क्या लग रहा है? हमारे बॉडी पर भी प्रेशर लग रहा है हमारे। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितने के बराबर होता है? 1 ATM। SI सिस्टम में बात करें तो 1 लाख पास्कल, 10⁵ पास्कल। अब जानते हैं प्रेशर होता है फोर्स बाय एरिया। तो हमारे ऊपर इतना प्रेशर लग रहा है, हमारे बॉडी का रफ एरिया रफली का सोचे तो हमारे बॉडी का सरफेस एरिया 2 मीटर स्क्वायर होता है। कितना होता है? तो अगर प्रेशर में 2 मल्टीप्लाई कर दो तो 2 लाख न्यूटन का हमारे बॉडी पे फोर्स लग रहा है चारों बगल से।
सोचिए 2 लाख न्यूटन का फोर्स, अगर मैं एक थप्पड़ मार दूं बहुत जोर का तो 50 न्यूटन का फोर्स हुआ। 1000 न्यूटन का थप्पड़ मार दूं तो मर जाओगे, झाव लग जाएगा, है ना। और सोचिए 2 लाख न्यूटन आपके चारों बगल से लग रहा है, बट वी डोंट फील इट। हम लोग इसको फील क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी में जो लिक्विड है ब्लड का प्रेशर उसको क्या करके रखता है, मेंटेन करके रखता है, बैलेंस करके रखता है, इसलिए हम उसे फील। और किसी को बीमारी हो जाए हाई बीपी का तो क्या होता है, उसका ब्लड प्रेशर ज्यादा और बाहर से प्रेशर क्या लग रहा है, अरे बाहर से कम लग रहा है। हाई बीपी है मतलब उसका ब्लड प्रेशर ज्यादा है, तो अंदर का प्रेशर ज्यादा बाहर का प्रेशर, तो उसका खून खोलता है, बोलता है ना गुस्सा आता है उसको बहुत ज्यादा, तो क्या बोलते हैं हम लोग, खून खोलता है उसका, क्योंकि उसका ब्लड का प्रेशर क्या हो जाता है, ज्यादा होता है, उसको बहुत जल्दी गुस्सा आएगा, किसी गुस्सा में मार देगा, मर्डर कर देगा, है ना। तो हाई बीपी होता है। और जिसको लो बीपी होता है, देखना बहुत लकड़ी सूंघी हुई प्राची, है ना, लो बीपी पेशेंट, है ना, इसकी बहन है प्राची, तो प्राची लो बीपी पेशेंट है। लो बीपी पेशेंट को क्या होता है कि ब्लड का प्रेशर बहुत कम और बाहर का प्रेशर बहुत ज्यादा, तो उसको हमेशा ऐसा फील होता है कि कोई उसको दबा रहा है बाहर से। मेरी मम्मी जी को पहले था, तो कभी कभी ऐसे करने लगते थे कि पता नहीं गायब हो जाएंगे, उनको इतना सिकुड़ना होता था। गर्मी के दिन में हम लोग कंबल उड़ा करके सब लोग बाहर से दबाते थे, तब तक उनको थोड़ा कंफर्टेबल होता था, अंदर का ब्लड गर्म होता था, ऐसा फील होता था कोई बाहर से बहुत दबा रहा है। तो लो बीपी का पेशेंट को जनरली देखिएगा बहुत पतला दुबला रहता है, बहुत एकदम लिखरी, क्योंकि ब्लड ही नहीं है उसमें। इसलिए क्या कहा था, उसको खूब ब्लड वाला कुछ खिलाओ पिलाओ जिससे उसका ब्लड बने, ठीक। आपने सुना होगा कि मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में आपको बता रहा हूं। आपने सुना होगा कि जैसे जैसे हम लोग हाई लेवल पे जाते हैं, माउंटेनिंग करते हैं, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज करता है। इसलिए आप जानते होंगे कि पर्वतारोही लोग ऑक्सीजन सिलेंडर्स कैरी करते हैं। उसके 2 रीजन है, एक उस ऑक्सीजन सिलेंडर का काम ऑक्सीजन सपोर्ट करना तो है ही, क्योंकि वो ऑक्सीजन कम है। दूसरा, हमारे ब्लड प्रेशर के साथ उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मैच करना भी है, क्योंकि हमारा ब्लड का प्रेशर तो वहां भी क्या रहेगा, सेम रहेगा, लेकिन आउट एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो गया, घट गया। बोलो, तो हमें कैसा फीलिंग आएगा, हाई ब्लड प्रेशर वाला फीलिंग आएगा। तो पर्वतारोही के नाक से, कान से, आंख से खून निकलने लगता है ना, ब्लड निकलने लगता है, इसलिए वो ऑक्सीजन सिलेंडर्स कैरी करते हैं। आप प्लेन में चढ़िए तो प्लेन में हमेशा एसी लाया जाता है, ठंडा हो गर्मी हो, तुम खूब ठंडी में चल जाओ कनाडा, उधर में भी अभी पूरा ठंडा आ रहा है ना, उधर में भी अगर तुम उसमें चढ़ोगे प्लेन में तो एसी चलाया जाएगा और खूब अच्छा खासा एसी चलाया जाता है। तुम ये नहीं बोल सकते एयर होस्टेस को मैडम प्लीज स्विच ऑफ द एसी, वो बोलोगे तो कंबल लाके दे देंगे तुमको, बोलोगे कैसा, तो समझ जाएगी ठंडा लग रहा है तो कंबल लाके दे देंगे, लेकिन एसी बंद नहीं किया सकता। क्यों? क्योंकि उस एसी का काम वहां पे टेम्परेचर मेंटेन करना नहीं है, प्रेशर मेंटेन करना है। भारी एयर निकलता है उससे तो क्या क्रिएट करता है, वो प्रेशर क्रिएट करता है, क्योंकि वहां हो सकता है कोई हार्ट का पेशेंट हो, और जैसे ही स्विच ऑफ करोगे एसी, उधर का प्रेशर कम, ब्लड का प्रेशर, और हार्ट तो देरी से पंप करेगा, उसका ब्लड बाहर निकल जाएगा, निपट गया प्लेन में। इसलिए आप सुने होंगे कि हार्ट वाले पेशेंट को प्लेन में चढ़ने नहीं दिया जाता, बहुत चेकअप होता है उन लोगों का, ठीक है ना। तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर का महत्व है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ लग रहा होगा, तो जैसे ही यहाँ लगा तो यहाँ लिक्विड क्या हो गया, राइज हो गया, एच हाइट राइज कर जाता है, और एच हाइट राइज होकर यहाँ प्रेशर क्रिएट कितना करेगा, एच रो जी, कितना प्रेशर क्रिएट करेगा। और आप जानते हैं, मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी कि स्टैटिक लिक्विड में सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर, इसी प्रिंसिपल पे ये डिवाइस काम करता है, दैट इज अ स्टैटिक लिक्विड एट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल प्रेशर रिमेन्स। ये रुका हुआ लिक्विड है, इसलिए जितना प्रेशर यहाँ पे होगा उतना ही प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितने के बराबर, एच रो जी के बराबर। इसीलिए आप कभी कभी सुने होंगे कि इस 1 एटीएम को ऐसा भी लिखा जाता है 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, 76 सेंटीमीटर ऑफ। ऐसा क्यों लिखते हैं, क्योंकि इस बैरोमीटर में जो हाइट होता है कितना होता है, 76 सेंटीमीटर होता है। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 0.76 मीटर ऑफ Hg, ये इसी के बराबर है। अगर आपको हाइट दिया हुआ, आपको प्रेशर में कन्वर्ट करना है तो एच रो जी से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करिए, ये हो गया एच हो गया 0.76, Hg का डेंसिटी याद रखिएगा 13.6 ग्राम पर, तो 13.6 into 10 to the power 3 होगा ना,
SI सिस्टम में, और G का वैल्यू 9.8, सब मल्टीप्लाई करोगे तो 10⁵ ही आएगा। कितना आएगा? इसी को कभी कभी ऐसा भी लिखा रहता है 760 सेंटीमीटर, क्या लिख सकते हैं 760 mm ऑफ Hg लिख सकते हैं ना, बोलो। और mm ऑफ Hg को टॉर कहते हैं। क्या बोलते हैं? 760 टॉर भी लिखा हुआ कहीं के मिलेगा। टॉर क्यों बोलते हैं? क्योंकि बैरोमीटर का आविष्कार टॉर्सली ने किया था, तो उनके ऑनर में mm ऑफ Hg को टॉर कहा जाता है। ठीक, बैरोमीटर क्या होता है समझ गए? बैरोमीटर बहुत प्रकार के होते हैं। सबसे साधारण बैरोमीटर होता है सिंपल बैरोमीटर, जिसका इन्वेंशन टॉर्सली ने किया था। लेकिन देखो, इस बैरोमीटर में बहुत सारी गड़बड़ी है। क्या गड़बड़ी है कि ये खुला है, हवा आगे गिर सकता है, मतलब हवा से कुछ आके डस्ट गिर सकता है, तो ये Hg खराब हो जाएगा। उसके बाद इसमें हाइट वगैरह को मेजर करने के लिए कोई मीटर स्केल नहीं है। और आप सोच नहीं रहोगे ये ट्यूब कैसे खड़ा रहेगा, इसमें वो इक्विलिब्रियम में रहेगा, थोड़ा इधर हिलते डुलते रहेगा। तो सिंपली पहली बार टॉर्सली ने सोचा था। सही में एक्चुअली इस बैरोमीटर को बाद में 14 नामक साइंटिस्ट ने मॉडिफाई किया। इसमें बहुत सारे स्क्रू वगैरह लगा दिए, स्केल लगा दिया, इसको मॉडिफाई किया, सही में इसको कवर कर दिया, ढक दिया। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में किसने बनाया? 14 में। तो दूसरा टाइप का बैरोमीटर होता है 14 बैरोमीटर। क्लास 8 या 9 में आप लोग को था पढ़ना। इट वॉज लेटर मॉडिफाइड बाय 14। ठीक है, लेकिन अब तो जमाना नया आ गया है, तो अब ये सब बैरोमीटर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अब न्यू बैरोमीटर जो होता है, न्यू बैरोमीटर का नाम है एनरॉइड बैरोमीटर। एंड्रॉइड नहीं है ये, एनरॉइड बैरोमीटर। ठीक है, और इसमें किसी भी लिक्विड का इस्तेमाल नहीं होता, नो लिक्विड इज यूज्ड। अब इसका कंस्ट्रक्शन वर्किंग में मुझे आता है, लेकिन वो सब आपके काम का नहीं है। क्लास 8-9 में पढ़ना था ये सब। ठीक है, क्लास 8-9 में आपके सिलेबस में था, CBSE सिलेबस में भी था, पता नहीं स्कूल में पढ़ाया गया था कि नहीं पढ़ाया गया था। ICSE में तो खूब पढ़ाया जाता है 9th वगैरह में। क्या समझ गया बैरोमीटर क्या होता है? पक्का? तो बैरोमीटर क्या मेजर करता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में एक दो बात लिख लें हम लोग। ये बात लिख ली आप लोग? नहीं लिखे तो फिर हम लिख देते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर decreases with height। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? डिक्रीजेस विद हाइट। तो आप ना एक इसका ग्राफिकल वेरिएशन और इक्वेशन भी याद रखिएगा। अगर मैं एक्स एक्सिस पे हाइट बनाऊं और वाई एक्सिस पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वाई एक्सिस पे क्या बनाऊं? तो अगर सी लेवल पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0, इसको हम लोग कह रहे हैं सी लेवल। सी लेवल का मतलब H का वैल्यू 0। H क्या है? एल्टीट्यूड। H क्या है? तो जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं ये प्रेशर एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता है, स्ट्रेट लाइन में नहीं घटता है। कैसे घटता है? और इसका इक्वेशन भी आपको याद रखना है। P इक्वल्स टू होता है P0 e का पावर माइनस mgh/RT। कितना होता है? P0 क्या है? प्रेशर एट सी लेवल। प्रेशर एट सी लेवल को हम लोग रेफरेंस कहते हैं। E क्या है? एक्सपोनेंशियल यूलर्स नंबर जिसको आप कहते हैं। वैल्यू कितना? 2.7। माइनस क्यों है? क्योंकि डिक्रीजिंग ग्राफ है। ये कैपिटल M क्या है? कैपिटल M है मोलर मास ऑफ एयर। मोलर मास ऑफ एयर का मोलर मास आप जानते होंगे, एवरेज निकाल लीजिए ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को लेकर के। कितना प्रतिशत ऑक्सीजन है एयर में? 21%। तो 21 इंटू ऑक्सीजन का होता है 32, प्लस नाइट्रोजन कितना परसेंट है? 78। तो 78 इंटू 28 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, सिर्फ अगर ऑक्सीजन नाइट्रोजन करें तो लगभग 29 के आसपास आता है। कितना आता है? हाँ 29 या इसी के आसपास लेते हैं, तो वहां से निकल जाएगा। स्मॉल g क्या है? एक्सलेशन ड्यू टू, और इसको कांस्टेंट लिए हैं हम हाइट के साथ,
हाइट के साथ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी घटता है, लेकिन इस एक्सप्रेशन को डिराइव करने के लिए क्या लिया गया है? कांस्टेंट लिया गया है, टेकन कांस्टेंट हियर। ठीक है, ये क्या लिया गया है? कांस्टेंट लिया गया है। और ये T क्या है? एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। एटमॉस्फेरिक, ये भी हाइट के साथ घट जाता है, लेकिन हम लोग इस एक्सप्रेशन को डिराइव करने के लिए क्या लिए है? कांस्टेंट लिए। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि बहुत ज्यादा हाइट हम लोग नहीं जाएंगे, 100 किलोमीटर ऐसा नहीं जा रहे, बहुत कम हाइट पे जा रहे हैं। तो कम हाइट पे जी भी बहुत ज्यादा नहीं चेंज होता है, टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा चेंज नहीं होता। बाकी चीज से अवगत कराते हैं। आपका H हो गया हाइट, एल्टीट्यूड। R क्या है? R है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यूनिवर्सल गैस, जिसका वैल्यू आप लोग जानते होंगे, एसआई सिस्टम में कितना होता है? 8.314 जूल पर मोल केल्विन। ठीक है, 25/3 शॉर्टकट में ले लेता हूं। और हम लोग इस सारे केस में ये ट्रीट किए हैं एयर एज आइडियल गैस। एयर एज, इतना कुछ सोच करके ये एक्सप्रेशन को डिराइव किया गया है। अगर किसी को डेरिवेशन जानने का मन करे इसका, तो एचसी वर्मा में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस नामक चैप्टर में एग्जांपल में ये डिराइव किया हुआ है। ठीक है, लेकिन हम इसको एज ए थ्योरी पढ़ा दे रहे हैं, याद रखना हो सकता है कभी पूछ दिया जाए। समझ गए बैरोमीटर क्या होता है? पक्का। इसी तरह एक डिवाइस और है, उसका नाम है मैनोमीटर। एक डिवाइस और है, उसका क्या नाम है? मैनोमीटर। मैनोमीटर भी इसी प्रिंसिपल पे काम करता है कि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर सेम होता है। मैनोमीटर अगर यू शेप का हो तो इसको यू ट्यूब मैनोमीटर कहते हैं। क्या बोलते हैं? तो हम देखो कैसा बना है, ये थोड़ा क्रॉस सेक्शन एरिया सब जगह सेम है। ठीक, इसको अच्छा ही बना देते हैं ना। अब ठीक है, ये देखो एक YouTube मैनोमीटर। अब मान लीजिए इसमें लिक्विड है, तो अगर दोनों, इसको लिम्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिम्ब। इसको बोलेंगे राइट लिम्ब। ये सब वर्ड लिख दे रहे हैं ताकि आप क्वेश्चन देख के डरिएगा मत। और इसको क्या बोलते हैं? लेफ्ट लिम्ब। अब अगर एक ही लिक्विड रखोगे तो दोनों में सेम हाइट पे रहेगा, लेकिन अगर अलग अलग लिक्विड रखते हैं, हम मान लो एक लिक्विड ऐसे रख दें जो कुछ ऐसा लेवल मेंटेन किया हुआ है, इस लिक्विड का नाम है ρ1 डेंसिटी का। ठीक, और इधर में हम दूसरा लिक्विड रख दें, ठीक, इसका हाइट H2 है। ये हाइट कितना है? H2 है, और इसका डेंसिटी ρ2 है। और ये वाला हाइट यहां से लेकर के यहां तक का हाइट H1 है, इसका डेंसिटी ρ1 है। तो अब मैनोमीटर में थोड़ा सा प्रेशर लिखना सीखिए। देखिए मैनोमीटर में भी क्या प्रिंसिपल है? सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर सेम होता है। अब हम लोग यहाँ पे सेम हॉरिजॉन्टल लेवल का मतलब समझेंगे, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल का मीनिंग समझेंगे। क्या हम इसे सेम हॉरिजॉन्टल लेवल कह सकते हैं? आंसर होगा यस। यहां और यहां प्रेशर सेम होगा, इस बात की गारंटी है। तो सर कैसे पता चलेगा कि ये सेम हॉरिजॉन्टल लेवल लिया जा सकता है कि नहीं लिया जा सकता है? दो पॉइंट एक ही हॉरिजॉन्टल लेवल पे कहलाएंगे अगर आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक ही लिक्विड के तरह जा सके। तो यहां से अगर आपको यहां जाना है तो इधर से होके जाएगा तो अलग अलग लिक्विड मिलेगा, लेकिन इधर से होके जाओगे तो हवा हवा होते हुए चले जाओगे, नहीं चले जाओगे। तो यहाँ भी प्रेशर कितने के बराबर होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। यहाँ भी कितना होगा? तो इसको कैन बी टेकन एज सेम हॉरिजॉन्टल लेवल। ठीक, अब देखो अगला, क्या इसको हम लोग सेम हॉरिजॉन्टल लेवल ले सकते हैं?
अब देखो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आप सेम लिक्विड से नहीं जा सकते, कैन नॉट बी टेकन एज सेम हॉरिजॉन्टल लेवल। मतलब हॉरिजॉन्टल लेवल तो है, सेम है, लेकिन प्रेशर दोनों की जगह सेम नहीं होगा। प्रेशर विल बी सेम इन सेम हॉरिजॉन्टल लेवल इफ यू कैन मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट थ्रू सेम लिक्विड। अगला देखो, अगर मैं इसको कहूं, बोलो, दिस कैन बी टेकन एज सेम हॉरिजॉन्टल लेवल। क्यों? क्योंकि आप देखिए इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आप नीचे वाले लिक्विड के थ्रू आ सकते हो ना। मतलब यहां और यहां प्रेशर क्या होगा? अब यहां पे प्रेशर लिखो, यहां पे प्रेशर कितना लिखोगे? इसके ऊपर का प्रेशर, यहां पे प्रेशर है PA, और इस H2 हाइट के वजह से प्रेशर बढ़ चुका होगा। H2 इस लिक्विड का डेंसिटी ρ2 into G, H हाइट की वजह से प्रेशर कितना होता है? H rho G। यहां पे प्रेशर लिखो, यहां पे प्रेशर लिखो, ये प्रेशर PA, ये तो हवा है, पूरा कोई चेंज नहीं प्रेशर का। ये भी प्रेशर कितना PA, यहां तो कुछ है नहीं ना, तो प्रेशर कैसे बदलेगा? ये PA, यहां पे कितना प्रेशर? PA प्लस H1 ρ1 G, बोलो, और दोनों प्रेशर क्या होगा? सेम होगा। तो दोनों को सेम कर देंगे तो PA PA क्या हो जाएगा? तो H2 ρ2 इज इक्वल्स टू H1। ये मैंने एक एग्जांपल बताया मैनोमीटर का। स्टैंडर्ड मैनोमीटर में कुछ ऐसा ही होता है, दो लिक्विड जनरली होता है। अब इसमें तीन में लिक्विड हो सकता था, यहां भी कोई लिक्विड हो जाता, तो आप इसी तरह यहां प्रेशर दोनों का लिखते और क्या कर देते? बराबर कर देते। इस पे सवाल आपसे पूछे जाते हैं। समझ गए मैनोमीटर क्या होता है? ये मैनोमीटर स्टैटिक है। ये मैनोमीटर क्या है? कभी कभी इस मैनोमीटर को घुमा दिया जाएगा, एक ही लिक्विड लेंगे और क्या करेंगे? घुमा देंगे, उसको बोलते हैं रोटेटिंग मैनोमीटर। क्या बोलते हैं? रोटेटिंग मैनोमीटर। इस पे सवाल खूब पूछे गए हैं। रोटेटिंग मैनोमीटर, तो देखिए मान लीजिए एक मैनोमीटर ऐसा है, ठीक है, ये मैनोमीटर है, और इस मैनोमीटर को अगर घुमा दिया जाए एक गिवन एक्सिस के अबाउट, मान लीजिए ये एक्सिस लें और इस एक्सिस के अबाउट घुमा दें, तो अगर ये एक्सिस मिडिल में हुआ, अगर ये एक्सिस तो फिर दोनों साइड लिक्विड का लेवल सेम रहेगा, क्योंकि जितना रेडियस इसका होगा उतना ही रेडियस, जैसा सर्कुलर मोशन ये लिम्ब एग्जीक्यूट करेगा वैसा ही सर्कुलर मोशन, इसलिए हाइट क्या रहेगा? लेकिन अगर ये जो एक्सिस हो ये एक लिम्ब के तरफ बायस्ड हो, तो क्या होगा? किधर साइड हाइट ज्यादा दिखेगा? जिधर ज्यादा है वो दूर वाला सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट करेगा, तो सेंटीमीटर फोर्स ज्यादा चाहिए होगा, इसलिए इधर हाइट क्या होगा? ज्यादा होगा। अगर मैं इसके रेडियस को R1 कहूं और इसके रेडियस को R2 कहूं, ये R1 है, ये क्या है? तो इस केस में R1 क्या है? R2 से, तो इसमें हाइट ज्यादा दिखेगा आपको लिक्विड का, और इसमें हाइट कम दिखेगा। तो ये जो हाइट का डिफरेंस होगा, ये जो हाइट का डिफरेंस होगा, ये हम लोग बता सकते हैं। इस हाइट के डिफरेंस को हम लोग h लिख रहे हैं। इस हाइट के डिफरेंस को क्या लिख रहे हैं? h, हाइट डिफरेंस। तो भले हम अभी आपको डेराइव करके दिखा रहे हैं, लेकिन आपके लिए डेरिवेशन जरूरी नहीं, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक? तो देखो डेराइव करके दिखा रहे हैं हम लोग, यहां पे से x डिस्टेंस पर एक एलिमेंट कंसीडर करेंगे जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया a होगा और उसका थिकनेस dx होगा, इसका थिकनेस। तो इस एलिमेंट का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? इस एलिमेंट का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? a dx, एरिया इनटू लेंथ, वॉल्यूम होता है। इस एलिमेंट का मास कितना हो जाएगा? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, a rho dx होगा ना जी। और ये एलिमेंट जैसे जैसे ये घूमेगा ओमेगा एंगुलर स्पीड से,
तो ये एलिमेंट भी क्या एग्जीक्यूट करेगा? सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट करेगा। क्या एग्जीक्यूट करेगा? इस वजह से इधर से प्रेशर अलग होना चाहिए, इधर से प्रेशर अलग होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है, सर्कुलर मोशन अगर एग्जीक्यूट, फिर से नॉक हुआ क्या? खोल दीजिए। चलिए कैंसिल, टेस्ट कैंसिल। चलिए, तो हम क्या बोल रहे थे? ये वाला एलिमेंट क्या एग्जीक्यूट कर रहा है? और कोई भी एलिमेंट सर्कुलर मोशन अगर एग्जीक्यूट कर रहा है तो एक फोर्स चाहिए सेंटर की तरफ, जिसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल। बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के सर्कुलर मोशन नहीं हो सकता। तो क्या होगा अगर इस एंड से प्रेशर P लग रहा है इस पॉइंट पर, तो इधर से प्रेशर P प्लस थोड़ा ज्यादा होना पड़ेगा dP, ठीक है, ताकि नेट प्रेशर किधर क्रिएट हो? इधर की तरफ। और नेट प्रेशर इनटू एरिया कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? फोर्स। वही फोर्स किसका काम करेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो कितना होगा सेंट्रीपिटल फोर्स? प्रेशर हो गया dP इनटू एरिया A। ये क्या हो गया? सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स कितने के बराबर होता है? mv स्क्वायर बाय r। तो इस एलिमेंट का मास dm इनटू m ओमेगा स्क्वायर r भी होता है, ओमेगा स्क्वायर इनटू रेडियस x। ठीक, तो a dp इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? dm देखो निकाले हैं, छोटा मास कितना है? a रो dx इनटू ओमेगा स्क्वायर x। ठीक है, इसमें से देखो दोनों साइड कुछ कुछ कटेगा क्या? a कटा, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दीजिए। इधर वेरिएबल क्या है? प्रेशर। तो प्रेशर देखिए, अगर मैं इस हाइट को h1 कहूं तो यहां का प्रेशर क्या लिखिएगा? मैं h1 तो ही लिखेंगे। यहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा Pa, यहां प्रेशर क्या लिखेंगे? Pa प्लस h1 रो जी। और अगर मैं यहां पे प्रेशर पूछूं तो ये हाइट भी h1 होगा ना? ये h1 है तो ये हाइट भी क्या होगा? तो यहाँ का प्रेशर क्या लिखिएगा? Pa प्लस, ये प्रेशर हो गया Pa प्लस कितना हाइट है? h1 प्लस h इनटू, ठीक है। तो मैं इस प्रेशर को P1 और इस प्रेशर को P2 कहूं तो दोनों का डिफरेंस कितने के बराबर होगा? P2 माइनस P1 अगर करेंगे तो h रो जी के बराबर होगा ना? P2 माइनस P1, तो इसका यूज पड़ेगा उधर, P2 माइनस P1 h रो जी। तो देखिए लिमिट रख रहे हैं, इधर वेरिएबल क्या है? x, और x क्या है? यहां से डिस्टेंस। x क्या है? यहां से डिस्टेंस। तो अगर यही पॉइंट होता तो x हम जीरो कहते, क्या कहते? तो जीरो के लिए ये एलिमेंट मिलेगा। जैसे जैसे इधर जाएंगे x का वैल्यू बढ़ेगा, और यहाँ वाले एलिमेंट के लिए x कितने के बराबर होगा? r1 के बराबर। कितने के बराबर होगा? तो यहां से यहां तक x का वैल्यू 0 से r1 जाएगा, लेकिन मुझे यहां से यहां जाना है। तो अगर ये 0 है तो इधर निगेटिव होगा, इधर क्या होगा? तो अगर मैं यहां से यहां जा रहा हूं, आप अगर इसे 0 कहते हैं तो ये पॉजिटिव साइड हुआ, ये तो ये हुआ माइनस r2 से। तो x का वैल्यू कहां से कहां वेरी कर रहा है? माइनस r2 से। जब आप माइनस r2 पर थे तो प्रेशर कितना था? P1, और r1 पे प्रेशर कितना है? तो प्रेशर माइनस r2 कॉरेस्पॉन्डिंग P1 है प्लस r1 की कॉरेस्पॉन्डिंग P2। अब बताओ dP का इंटीग्रेशन, P लिमिट पुट करेंगे तो P2 माइनस P1, पहले अपन लिमिट पुट करते हैं माइनस, रो ओमेगा स्क्वायर बाहर आ गया, x dx का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2, तो बाय 2 मैं लिख देता हूं, बचा x स्क्वायर, उसमें लिमिट पुट करना है माइनस r2 से r1। देखो P2 माइनस P1 कितना हो गया? h रो जी। तो h रो जी इज इक्वल्स टू रो ओमेगा स्क्वायर बाय 2, r1 पुट करोगे तो r1 स्क्वायर माइनस 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 r2 का स्क्वायर तो प्लस ही हो जाएगा। बोलो कुछ कटेगा क्या? क्या क्या कटेगा? रो रो कट जाएगा। देयरफॉर h क्या मिलेगा हमें? ओमेगा स्क्वायर बाय 2g r1 स्क्वायर माइनस, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। ये डेरिवेशन आपको नहीं भी याद रहे तो चलेगा। एक बार ये आईआईटी में सब्जेक्टिव क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है, ये डिराइव करना, लेकिन ये फॉर्मूला पे डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है। आपको इधर का आइडियाज दिया रहेगा, इधर का आइडियाज दिया रहेगा, हाइट का डिफरेंस पूछ देगा, बता देंगे नहीं बता देंगे?
जेईई मेंस 2019 में तो आसान सा सीधा फॉर्मूले पूछ दिया था। इसको अगर यहां कर दूं, इसको अगर, तो पूरा पूरा लेंथ r1 के बराबर हो जाएगा। ये इसको l लिख दिया था, तो r1 कितने के बराबर हो गया, l, और r2 कितना, इसमें रख दो l स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर l स्क्वायर बाय 2। कहाँ माइनस माइनस प्लस होगा? ये मानेंगे दोहरा के आईआईटी के नाम पे धप्पा, फर्जी इंजीनियर बनेगा। हाँ, बहुत तेजी से घुमा दोगे लिक्विड बाहर निकल जाएगा। उतना तेजी से नहीं घुमाना है, उतना भी तेज नहीं बनना है ना, क्वेश्चन बनाना है भाई। वो बोल रहा घुमाएंगे से तो लिक्विड बाहर ना फेंका जाएगा, फेंकाने वाला केस नहीं है, उससे पहले का। अरे देखो, इसी बात को, जो बात अभी बताए ना, इसी बात को सोचिए ऐसे, मैनोमीटर में घुमा रहे हैं। आप सोचिए कि वो कंटेनर लें, उसमें पानी रख दे और घुमाएं, तो क्या होगा? तो हम लोग इसको बोलेंगे रोटेटिंग फ्लूइड इन कंटेनर। रोटेटिंग फ्लूइड इन कंटेनर, रोटेटिंग फ्लूइड इन कंटेनर। तो इमेजिन करिए कि ये देखिए कंटेनर है, ठीक, और इस कंटेनर में इतना फ्लूइड मत रखो, तब तो घुमाओगे तो फेंका जाएगा। ये ऐसा है। और अगर मैं इसको मिडिल से रोटेट कर दूं, इस एक्सिस के अबाउट हम लोग क्या कर दे, इसको रोटेट कर दे, तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, दोनों साइड लेवल राइज करेगा, दोनों साइड लेवल राइज करेगा और लिक्विड का लेवल इक्वली राइज करेगा, कुछ ऐसा दिखने लगेगा। हाँ, बीच में कम होगा, वो कम हम एडजस्ट करके बना रहे हैं, मतलब पहले कुछ ऊपर रहा होगा, नीचे कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो हाइट होगा, अभी मैंने सिमेट्रिकली लिया है, ये दोनों साइड से क्या है, मिडिल में है, ये आर पे ही है, दोनों आर ही है, तो ये हाइट नीचे होगा। ये शेप जो बनेता है, अगर उसको 2D में देखें तो ये पैराबोलिक शेप होता है। कैसा शेप होता है? इसीलिए देखो ये हाइट क्या है, ये हाइट इतना ही होता है, ये जो अभी निकाले थे, ओमेगा स्क्वायर बाय 2g इंटू रेडियस कितना लिखेंगे, आर स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाय 2g, ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाय 2g। दोनों साइड हाइट ये होगा, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा, 0। उधर में हम h क्या लिखे थे, डिफरेंस लिखे थे ना। अरे भाई, ये फॉर्मूला क्या लिखे थे, देखो, ओमेगा स्क्वायर r1 स्क्वायर बाय 2g माइनस ओमेगा स्क्वायर r2 स्क्वायर बाय 2g, तो डिफरेंस तो 0 हो जाएगा। एक साइड का हाइट पूछेंगे तो ओमेगा स्क्वायर r1 स्क्वायर बाय 2g, इधर साइड का पूरा हाइट पूछेंगे तो ओमेगा स्क्वायर r1 स्क्वायर बाय 2g। तो ये हाइट होता है। आप ये देखिए, ये जो हाइट है, हाइट मतलब y हुआ ना, और r मतलब क्या हुआ, x, r मतलब क्या हुआ, तो h हुआ y और r हुआ x। तो अगर h को y कहूं और r को x कहूं, तो ये इक्वेशन किसका होता है, y और x में अगर एक लीनियर पावर हो, दूसरा क्वाड्रेटिक हो, तो ये कैसा होता है, पैराबोलिक कर्व होता है, ठीक है। तो ये आप ऐसे देखेंगे तो पैराबोलिक दिखेगा, और ये कितना नीचे होता है, इस लेवल से इसका वर्टेक्स कितना नीचे होता है, ये h। ये पूछा गया है जेईई मेंस 2020 में, सवाल डायरेक्ट पूछा गया है। डायग्राम दे दिया था, सब ओमेगा ओमेगा दे दिया था, सीधा पूछा था h, ठीक। लेकिन ये कर्व आपको पैराबोलिक दिखेगा, लेकिन आप इमेजिन करो वो लिक्विड कैसा दिखेगा, ऐसा ऐसा पानी निकला हुआ, सब टाइप, सर्कुलर थोड़ी, पैराबोलिक में इधर भी पानी निकला हुआ, ऐसे भी दिखेगा ना, स्फेयर, कटोरा टाइप समझ सकते हैं, हाँ हेमिस्फेयर, लेकिन हेमिस्फेयर नहीं है वो, हेमिस्फेयर में तो बराबर होता है ना। तो इसको बोलते हैं पैराबोलॉइड। क्या बोलते हैं, पैराबोला का 3 डायमेंशनल व्यू जो होता है पैराबोलॉइड कहा जाता है। तो कभी कभी ये वर्ड लिखा रहेगा, तो यहाँ जो लिक्विड बनता है, शेप ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड पैराबोलॉइड।
समझ गए? तो ये एक सवाल ये पूछा जाता है। एक आखिरी पॉइंट है छोटा सा, आप जानते हैं कि प्रेशर हाइट के साथ क्या होता है? घटता है। तो प्रेशर की वजह से अगर फोर्स पूछा जाए, फोर्स ऑन अ डैम, किस पर फोर्स पूछे? डैम पे। डैम की जगह आपको प्लेट भी दिया रह सकता है, ठीक है? तो इमेजिन करिए कि ये पानी है और इधर में एक डैम कंस्ट्रक्टेड है जिसका मैं क्रॉस सेक्शनल व्यू आपको दिखा रहा हूं। ये ऐसे क्या है? डैम का ये वॉल है, ठीक है? तो इस डैम पे ये पानी कितना प्रेशर लगा रहा होगा? मान लेते हैं इस पानी का हाइट h है। कितना हाइट? h हाइट का वाटर है, तो कितना फोर्स लगा रहा होगा? तो गौर से देखिएगा, यहां पर प्रेशर, यहां पे प्रेशर तो सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा। जैसे जैसे नीचे आएंगे प्रेशर क्या होते जाएगा? बढ़ते जाएगा। यहाँ प्रेशर उससे भी ज्यादा होगा, यहाँ प्रेशर। इसलिए आप देखेंगे डैम ऐसा जनरली नहीं होता है। कैसा होता है? ऐसा होता है। नीचे उसका क्या होते जाता है? शेप बढ़ते जाता है। कभी जाना, अभी यहाँ तो बहुत सारे डैम है, रुक्का डैम, कहीं भी जाओ, गेतल सूद, तो देखना उसका नीचे वाला पोर्शन क्या होता है? बढ़ते जाता है, ताकि क्योंकि नीचे प्रेशर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। अब अगर इस पर फोर्स पूछे तो आप डायरेक्ट तो नहीं कह सकते कि प्रेशर इनटू एरिया, क्योंकि हर जगह प्रेशर क्या है? अलग अलग है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से x डिस्टेंस पे dx विथ का एक एलिमेंट लेंगे, उस पर प्रेशर लिखेंगे, उस पर फोर्स लिखेंगे, फिर क्या कर देंगे? इंटीग्रेट कर देंगे। आसान सा है, अगर आप बोलिएगा लिखना लिख सकते हैं। यहाँ से x डिस्टेंस नीचे, dx विथ का एक क्या ले लीजिए? एलिमेंट ले लीजिए, ठीक है? इसका ये थिकनेस मान लो L है। कितना है थिकनेस? L। ये थिकनेस इधर वाला नहीं, जो डैम ऐसे होगा। समझ रहे हैं क्या बोलना चाह रहा है? तो ये वाला लेंथ कितना है? L। तो यहां प्रेशर कितना होगा? देखो कोई आ रहा है, अरे यार। हाँ, तो देखिए ये जो एलिमेंट है इस पर अगर आप प्रेशर देखेंगे तो इस पर प्रेशर कितने के बराबर लगेगा? इसके ऊपर का हाइट x, बोलो x रो g के बराबर, और इस एलिमेंट का एरिया, गौर से देखना इसका एरिया कैसे होता है। कॉपी देखिए, तो ये डैम तो आप ऐसे देख रहे हैं ना, इधर वाला लाइन आपको दिख रहा है, तो इसमें थिकनेस आपको ये दिख रहा है dx और ये लेंथ है l। तो ये एरिया कितने के बराबर होगा? l इंटू dx। बोलो एरिया कितने के बराबर होगा? तो ये जो एरिया आपको दिखेगा ये कितने के बराबर होगा? dA अगर कहें तो ये होगा l इंटू, इस एरिया पर जो फोर्स लगेगा उसे dF क्या लेते हैं? फोर्स होता है प्रेशर इंटू एरिया, तो x रो g इंटू l dx, ठीक है? तो इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। कहां से कहां तक? x का वैल्यू यहाँ पे 0 था और यहाँ पे ये पूरा हाइट हो जाएगा h, 0 से h। तो फोर्स कितना हो जाएगा? रो g तो बाहर आ गया, l भी बाहर, x dx का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2, h स्क्वायर बाय 2, h स्क्वायर बाय। तो देखना ध्यान से हम इस फोर्स को कैसे लिख रहे हैं, क्योंकि हम लोग को ये सब इंटीग्रेशन नहीं ध्यान में रखना है, हमें जो फाइनल फॉर्मूला है वो ध्यान में रखना है। इसको देखिए हम लोग ऐसा लिख रहे हैं, रो जी h बाय 2 इंटू एल इंटू एच, लिख सकते हैं? रो जी लिखे, एल था लिखे एल, और एच स्क्वायर को 2 बार लिख दिए, ठीक? अब ये एल इंटू एच क्या हो गया? एरिया। लेंथ इंटू हाइट क्या होता है? एरिया, वॉल्यूम की दादी। तो ये हो गया प्रेशर एट द मिडिल इंटू एरिया। हमें ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है? इसमें ये रो जी एच बाई 2 क्या है? प्रेशर कहां पर? मिडिल पर। उसको हम लोग बोलेंगे सेंट्रॉइड, आगे से किसी भी डायग्राम का सेंट्रॉइड जहां होता है। तो प्रेशर एट सेंट्रॉइड या सेंटर इनटू एरिया क्या देता है? फोर्स देता है। रो जी एच बाई 2 कहां का प्रेशर है? एच के साथ तो प्रेशर घट रहा है ना, तो रो जी एच बाई 2 कहां का प्रेशर है? मिडिल का। उसी को हम लोग प्रेशर एट सेंटर कहेंगे, ठीक? ट्रायंगल के केस में इसको क्या कहोगे? सेंटर को।
सेंट्रॉइड। इसलिए ये वर्ड लिखे क्योंकि आपसे सवाल ऐसा ही पूछा जा सकता है कि देखिए एक ट्रायंगुलर डैम है ऐसा, ये ट्रायंगुलर प्लेट है, ठीक है। ये डायग्राम हम थोड़ा अच्छा बना नहीं पाए हैं, समझ है ना क्या कहना चाह रहे हैं? तो इस पर अगर फोर्स पूछा जाए लिक्विड के वजह से, इस पर अगर लिक्विड की वजह से फोर्स पूछा जाए, इसका हाइट h है, तो कितना फोर्स लिखेंगे आप? तो आप कहां पे प्रेशर लिखेंगे? इसके सेंट्रॉइड पर प्रेशर लिखेंगे। तो सेंट्रॉइड का ऊपर से हाइट कितना होता है पता है आप लोग को? ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। कैसा ट्रायंगल है? ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। मान लो कहां होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल का सेंट्रॉइड? सेंट्रॉइड जो होता है वो 2:1 रेशियो में होता है। किस रेशियो में होता है? 2:1 रेशियो में होता है। अगर इसको 2x कहेंगे तो ये कितना होगा? x। टोटल लेंथ कितना होगा? 3x। और हाइट कितने के बराबर होता है? √3h/2। हाइट कितना होता है? तो वहां से आप x निकालेंगे। तो आगे से याद रखिएगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स से उसके सेंटर का डिस्टेंस a/√3 होता है। कितना होता है? अरे ये क्या लिख दिया? क्या होता है? a/√3। a क्या है? इस इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइड। ठीक। तो यहां पर प्रेशर कितने के बराबर होगा? a/√3। ये हो गया हाइट इंटू रो इंटू जी। बोलो ठीक है। ये प्रेशर होगा। और इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया तो आपको पता ही होता होगा। कितना होता है एरिया? √3/4 a²। तो फोर्स कितना लगेगा इस प्लेट पे बताओ? इस प्लेट पर फोर्स लगेगा प्रेशर a/√3 ρg इंटू एरिया अंडर √3/4 a²। तो ये √3 से √3 कटा, फोर्स कितना हो जाएगा? 1/4 ρg a³ होगा ना? ये आंसर। अगर कहता कि इस फोर्स को हाइट के टर्म में लिखिए तो लिख देते। हाइट आप जानते हैं ना कितना होता है? √3a/2। हाइट 2h/g। क्या बोल रहे हैं? हाइट a के टर्म में क्या होता है? √3a/a निकल जाएगा, 2 उधर भेज देंगे, h डिवाइड कर देंगे तो a निकल जाएगा h के टर्म में ना, उसको फिर यहाँ पुट कर देना तो h के टर्म में आ जाएगा। समझ गए? अगर इस इक्विलैटरल ट्रायंगल का हाइट दिया हुआ है, करके दिखाऊं? नहीं समझा? देखो दीपक नहीं समझा ना? नहीं सर। देखो पहले समझा। देखो यहाँ से a क्या लिखेंगे? 2h/√3। तो फोर्स कितना हो जाएगा हाइट के टर्म में? a³। इसका क्यूब करो तो 2 का क्यूब होता है 8h³ का क्यूब 3√3। नीचे में 4 है तो लिखो 4 इंटू ρg। 4 से 8 कटेगा 2 बार में तो 2h³ ρg/3। तो ये हाइट के फॉर्म में हुआ और ये किसके फॉर्म में हुआ? साइड के फॉर्म। किसी भी फॉर्म में पूछा जा सकता है। ठीक। तो ये दूसरा केस था, फोर्स ऑन प्लेट, और ये था वो फोर्स ऑन ट्रायंगुलर प्लेट था, और ये क्या था? फोर्स ऑन स्क्वायर प्लेट, ये डैम। समझ गए? पक्का? 100% लॉक कर दिया जाए। तो यही फ्लूइड स्टैटिक्स है। इतना अगर आप ध्यान रखेंगे फ्लूइड स्टैटिक्स में तो आपका काम बन जाएगा। एक बार मैं फॉर्मूला जल्दी से रिकैप कर देता हूँ। फोर्स ऑन प्लेट हमने पढ़ा, फिर पढ़ा कि अगर कोई कंटेनर रोटेट करता है तो ये जो हाइट होता है इसके वर्टेक्स से पैराबोलिक शेप का होता है। ये हाइट कितना होता है? ω²r²/2g। मिडिल से रोटेट करवाए। अगर मिडिल से रोटेट करवाए तो हाइट सेम होगा दोनों, डिफरेंस कितना होगा? 0। तो यहाँ आप देख भी सकते हैं हाइट का डिफरेंस का ये फॉर्मूला होता है। अगर मिडिल कर दोगे तो r1 r2 सेम हो जाएगा, तो हाइट का डिफरेंस, ये हाइट डिफरेंस है, ध्यान रखिएगा। ये h क्या है? वो 0 हो जाएगा। ठीक। हमने ये डिस्कस किया। फिर हमने डिस्कस किया था मैनोमीटर। मैनोमीटर प्रेशर मेजर करता है। किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है? सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर। पीछे हमने डिस्कस किया था एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो कि हाइट के साथ डिक्रीज करता है। मेजर किससे करते हैं? बैरोमीटर को टॉसली ने इन्वेंट किया था। और बैरोमेट्रिक लिक्विड बोलते हैं इसको, Hg को। Hg को क्या बोलते हैं?
बैरोमेट्रिक लिक्विड। तो कभी भी आप ये मन में सोचा रहता है कि बैरोमेट्रिक लिक्विड के रूप में Hg का ही कहाँ इस्तेमाल करते हैं, किसी और लिक्विड का काहे नहीं? क्योंकि देखो Hg का डेंसिटी वाटर के कंपेरिजन में बहुत ज्यादा है, 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर। वाटर का कितना है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर। तो अगर डेंसिटी ज्यादा होगा तो देखिए प्रेशर क्या आया है h रो जी। तो अगर मैं हाइट पूछूं तो क्या मैं हाइट लिख सकता हूं प्रेशर बाय रो जी? तो डेंसिटी ज्यादा होने से हाइट क्या होगा? तो इसलिए अगर हम लोग Hg लेते हैं तो बहुत कम हाइट का बैरोमीटर बताना पड़ता है, 76 ही सेंटीमीटर का। 76 सेंटीमीटर कितना बड़ा होगा? लगभग इतना बड़ा, 1 मीटर इतना बड़ा होता है लगभग। ये लगभग 1 मीटर से थोड़ा ज्यादा होगा, ये पूरा जो बोर्ड आपको दिख रहा है, तो इससे थोड़ा कम। तो इतना बड़ा बैरोमीटर हमें हैंडल करना आसान होगा। लेकिन अगर वाटर ले लोगे तो वाटर का डेंसिटी 13.6 टाइम्स कम है Hg से। वाटर का तो 1 है ना, तो हाइट 13.6 टाइम्स ज्यादा होगा। तो 76 इंटू 13.6 करोगे तो मैं मीटर में बता रहा हूं लगभग 10.45 मीटर आएगा, 10.5 मीटर। उतना लंबा बैरोमीटर सोचो, एक जो हम लोग का रूम होता है उसका हाइट लगभग 2, 2.5 या 3 मीटर होता है। तो 3 फ्लोर का बिल्डिंग या 3.5 फ्लोर का बिल्डिंग, इतना बड़ा बैरोमीटर रखने के लिए एक कक्ष बनाना पड़ेगा, है ना? फिर उसमें रीडिंग वोडिंग नापने के लिए सीढ़ी लगाना पड़ेगा, है ना? कितना मुश्किल काम होगा। और ऊपर से देखो Hg जो है वो इवापोरेट नहीं करता है, जल्दी इवापोरेट। तो देखिए यहाँ पे तो स्पेस खाली है ना, इसको बोलते हैं टॉर्सिलियन वैक्यूम। क्या बोलते हैं? तो Hg इवापोरेट नहीं करता है, तो यहां से कोई प्रेशर क्रिएट नहीं होगा। लेकिन आप जानते हैं पानी क्या होता है, और वो किसी भी टेम्परेचर पे इवापोरेट कर सकता है। आप ठंड के दिन में समुद्र के पास जाइए, समुद्र में नहीं लेकिन रिवर के पास जाइए तो भाप निकलते रहेगा, कोई 100 डिग्री सेल्सियस का जरूरत नहीं है। तो यहाँ से वाटर इवापोरेट कर जाएगा और गैस बन जाएगा। और आपको पता है गैस का प्रेशर लिक्विड ज्यादा होता है। गैसेस मॉलिक्यूल्स आर इन रैंडम, they will be in random motion and they will collide with the same water level, और कोलाइड करके फोर्स लाके उसको दबा देगा। जितना हाइट शो करना चाहिए उतना हाइट, मतलब सोचो कितना खतरनाक है। अगर पानी का हम लोग बनाए तो बहुत लंबा बैरोमीटर चाहिए, उसको स्टोर करने के लिए रूम बनाना पड़ेगा, सीढ़ी लगा के देखना पड़ेगा और गलत दिखेगा। क्या फायदा इसका? इसीलिए किसका इस्तेमाल करते हैं? Hg का। फिर क्या पढ़े थे? फिर तो ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे हमने खूब पीएचडी करी IIT लेवल पे और बहुत सारे सवाल किए, ठीक है। और इस सवाल में एक पॉइंट जो आपको याद रख के ले जाना है कि अगर पानी में आइस क्यूब तैरता है, जब आइस मेल्ट कर जाता है तो पानी का लेवल सेम रहता है। ये बात याद रखना है, बाकी कुछ और केसेस आप याद रख सकते हैं, ठीक। उसी आइस क्यूब में अगर कॉइन रखा हुआ, कॉइन वाला केस भी याद रखना, 2 केस। आइस क्यूब रखा हुआ है तो सेम रहता है, उसी आइस क्यूब के जगह के ऊपर कॉइन रखा हुआ हो तो क्या होगा? आइस मेल्ट कर जाएगा, कॉइन डूबेगा और हाइट क्या होगा टोटल? देखिए हम लोग याद रखे थे क्या होता है उसमें, डिक्रीज करता है। कॉइन अगर रहे आइस में तो हाइट क्या होता है? डिक्रीज करता है। पक्का? लॉक कर दिया जाए। यही है फ्लूइड स्टैटिक्स। फ्लूइड, बाय बाय।